अभिव्यक्ति पीसेस। दोस्तों डे 3 मॉडल आंसर हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट ये है सारे योद्धास मेंबर का कि इस मेंटरशिप प्रोग्राम में, ठीक है, इस मेंटरशिप प्रोग्राम में आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, क्या फ़ायदा हो सकता है, ये आप जान लेंगे तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। ठीक, तो पहली बात यह है कि न्यूली एडेड पेपर जो यूपी स्पेशल है उसका आप सिलेबस के अनुसार एक समझ विकसित कर सकेंगे, क्योंकि इसमें एक सिलेबस दिया है आपको। ठीक, उसके अनुसार हम डेली क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, 2 क्वेश्चन डेली। ठीक है, तो ये डिस्कस होगा वहाँ पे। डिस्कस का मीन्स आप क्वेश्चन का आंसर लिख करके भेजेंगे, वो एवेलुएट होगी कॉपी। दूसरा फ़ायदा क्या है, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप करेंगे। इससे आप क्या एक रूटीन सेट हो सकेगा कि आप डेली लिख रहे हैं, और लिखना इस मेंस एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है, आपको पता ही है। ठीक, तो एक तो ये फ़ायदा आपका हो गया। तीसरी बात यह है कि एक्सपीरियंस बेस्ट एवेल्यूशन गाइडेंस मिलेगा। जो भी कॉपी आप लिख कर सबमिट करेंगे, ठीक है, वो चेक की जाएंगी किसके थ्रू, जिन लोगों ने मेंस का पेपर दे रखा है, एक्सपीरियंस है उन्हें 2-3 बार मेंस देने का। ठीक है, तो आपको ये गाइडेंस भी मिलता रहेगा साथ ही कि पेपर के टाइम पर कैसे लिखना है, क्या चीज़ें ऐड करनी है, कितने पेजेस हैं। ठीक है, ये सारी बातें। इसके अलावा चौथी बात यह है कि डेली रूटीन में मेंस की प्रिपरेशन भी आपकी साथ ही साथ होती रहेगी। आप पेपर 5 और 6 को जो कि नए ऐड हुए हैं इनकी प्रिपरेशन कर लेंगे तो GS 1 to 4 जो कि परंपरागत रहा है वो केवल तैयार करना रह जाएगा। तो एक प्रिपरेशन भी चल रही है। साथ ही साथ चूँकि अब संभावना है कि अक्टूबर या मेंस या नवंबर के आसपास प्रीलिम्स होगा, तो आपके पास 4 से 5 मंथ का एक सेफ समय है, ठीक है, प्रिपरेशन के लिए। तो आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं इसी दौरान। पांचवी बात यह है कि इसमें होने वाले यूनिट टेस्ट से कंपटीशन एनवायरनमेंट की समझ एवं इवैल्यूएशन होगा। दोस्तों इस बैच में एक यूनिट कंप्लीट होने के बाद, जैसे एक यूनिट मान लीजिए पहली कंप्लीट हो गई, इसके बाद एक टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 120 मिनट का या 110 मिनट का आपको एक टाइम दिया जाएगा कॉपी सबमिट करने के लिए। ठीक है, उस टेस्ट के माध्यम से आप एक टाइम लिमिट में आंसर राइटिंग करने की कोशिश करेंगे और साथ ही अपने आप को भी इवैल्यूएट कर पाएंगे कि आप कितने बेहतर परफॉर्म कर पा रहे हैं और एग्ज़ाम में कितना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकेंगे इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो एक एनवायरनमेंट भी आप देखेंगे टेस्ट का। ठीक है, इसमें सभी बच्चों के नंबर्स डैशबोर्ड पे आएंगे लिख करके किसने कैसा परफॉर्म किया, ठीक, उसे प्रिंट कर दिया जाएगा। तो ये सारे आपको फ़ायदे होने वाले हैं इस बैच के अंतर्गत। ठीक है, तो कम से कम आपको ये मोटा मोटी पता रहे कि आपको इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद क्या फ़ायदा होगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। Day 3 मॉडल आंसर क्वेश्चन नंबर 1 पेपर 5 का। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में बुंदेलखंड क्षेत्र की वास्तुकला के विकास पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर की पॉइंट क्या है, बुंदेलखंड क्षेत्र और वहाँ की वास्तुकला। ठीक, इनके संदर्भ में हमें बात करनी है इस प्रश्न में। तो वही फॉर्मेट, सबसे पहले हम एक भूमिका लिखेंगे जिसमें हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि हमें इस टॉपिक के बारे में समझ है। ठीक, इसे 3 से 4 लाइन या 4 से 5 लाइन में हम बता देंगे। जैसे इसमें लिखा हुआ है मॉडल आंसर में, उत्तर प्रदेश की वास्तुकला में बुंदेलखंड क्षेत्र की वास्तुकला का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है, जिसमें विशेष रूप से मंदिर एवं दुर्ग वास्तुकला की महत्वपूर्ण भूमिका रही। ठीक, या महती भूमिका रही। यानी कि जो बुंदेलखंड क्षेत्र है वहाँ की जो वास्तुकला है उसमें विशेष रूप से मंदिरों का निर्माण, दुर्ग का निर्माण विशेषता हुआ। ठीक है, तो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे बताई हुई है। इसके अलावा आप सेकंड बॉडी की साइड जाने लगेंगे तो आप देखेंगे कि एक हमें सुंदर सा मैप बताना है। यहाँ बुंदेलखंड क्षेत्र बता दिया आपने, और जो भी स्थापत्य हैं 2, 4 या 5 जो विशेष रूप से प्रमुख हैं उनको आपने बता दिया। ठीक, इससे एग्जामिनर को पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि आप उस क्षेत्र की कितनी समझ रख रहे हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, बुंदेलखंड क्षेत्र की वास्तुकला का विकास हम निम्नलिखित रूप से देख सकते हैं। अब हमने स्टार्ट कर दिया है मेन बॉडी में लिखना। ठीक है, तो अब चूंकि प्रश्न ये रहा है कि विकास पर प्रकाश डालना है, तो आपको स्टार्टिंग से बताना होगा कि कैसे विकास स्टार्ट हुआ या कहाँ से स्थापत्य की चीज़ें निर्मित होने लगी। तो सबसे पहले यहाँ का स्थापत्य गुप्त काल में होता है। तो गुप्त काल में मंदिर निर्माण, यानी कि जो गुप्त काल में मंदिर बने हैं वहाँ से अगर हम इसके स्थापत्य की बात देखें तो प्रथम मंदिर दशावतार मंदिर बना जो कि ललितपुर ज़िले में है और गुप्तकालीन शैलों का अप्रतिम उदाहरण है। ठीक, तो एक ये आपने मंदिर निर्माण की बात कही। ठीक, अब इसकी कुछ विशेषता भी हैं, वो भी हमने इसमें बता दी। तो इसका शिखर 12 मीटर ऊंचा है, जो कि भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर का संभवतः प्रथम उदाहरण है। तो यानी कि यहाँ पर जो मंदिर निर्माण हुआ है, ठीक, गुप्त काल में बुंदेलखंड में, वो भारतीय मंदिर निर्माण में शिखर के मामले में शिखर इसका ऊंचा है जो कि, तो संभवतः प्रथम मंदिर है। तो ये एक विशेष बात हो गई इस वास्तुकला की। दूसरी, नागर शैली में बना है, भगवान विष्णु को समर्पित है, गर्भगृह पर देवी देवताओं की छवि को अलंकृत किया गया है। ठीक है, ये इसकी विशेषता हो गई। अन्य मंदिरों में क्या है, देवगढ़ में ही
2 गुप्तकालीन मंदिर भी बने हुए हैं जो कि संभवतः इससे पूर्व बने होंगे, ठीक है, जैसे कि वाराह को समर्पित मंदिर और विष्णु को समर्पित मंदिर। इसमें मकर वाहिनी गंगा एवं कुर्म वाहिनी यमुना को गर्भगृह के द्वार पर दर्शाया गया है। वहीं विष्णु को समर्पित मंदिर में जगती पर निर्मित है, गर्भगृह, वर्गाकार छत, सपाट, इनका एक विशेषता मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने गुप्तकाल की विशेषता को बता दिया, यानी कि विकास क्रम का पहला जो बिंदु है वो गुप्तकाल से आपका शुरू हुआ, गुप्तकाल से। इसके बाद आप क्या करेंगे, नेक्स्ट देखेंगे। तो नेक्स्ट चंदेल शासकों ने वहाँ पर वास्तुकला निर्मित की, जो भी स्थापत्य बनाए। इसमें क्या प्रमुख चीज़ें हैं, इसमें कलिंजर दुर्ग का निर्माण किया गया है। इस दुर्ग में कई मंदिर, भवन, झीलें निर्मित कराई गई हैं। साथ ही नीलकंठ मंदिर, रहला सागर, विजय सागर जैसी झीलें भी निर्मित हैं, ठीक। इनमें बारीक नक्काशी एवं ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया है, बारीक नक्काशी और ग्रेनाइट पत्थरों का प्रयोग किया गया। इसके बाद किस शासक ने, गुर्जर प्रतिहार शासकों ने अनेक स्थापत्य कार्य किए, जैसे कि कुरैया वीर प्राचीनतम मंदिर है ललितपुर में। मंदिर की गर्भगृह की दीवारों पर देवी देवताओं के चित्रों का अंकन किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त भी अन्य स्थापत्यों में रानी का महल, जैन मंदिर, 84 गुंबद तथा चंदेरी और बादल महल जैसे अन्य भी स्थापत्य हैं। साथ ही कई मदरसे भी शामिल हैं जो इस्लामिक शैली की वास्तुकला से प्रेरित हैं। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि हमने विकास क्रम एक बताया है बुंदेलखंड का स्थापत्य का, जो गुप्त काल से शुरू होता है और आगे चंदेलों, गुर्जर प्रतिहार आदि का इसमें समावेश दिखता है। और ये प्राचीन काल में हुए स्थापत्य हैं जो कि प्रश्न में पूछा गया है, ठीक। अब ये हमारी मेन बॉडी यहाँ पे समाप्त होती है और यहाँ पे हम निष्कर्ष देखते हैं। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि आपको निष्कर्ष यहाँ पे लिखना नहीं है। ये अंडरस्टूड है कि आप यहाँ से निष्कर्ष लिख रहे हैं। बहुत से बच्चों ने निष्कर्ष लिख दिया है कॉपी में, तो उसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। अब देखते हैं निष्कर्ष क्या है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि विभिन्न शासकों के शासनकाल में बुंदेलखंड क्षेत्र को उच्चतम वास्तुकला में से समृद्ध किया है, जिसकी महत्ता हम बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट कार्यक्रम के रूप में भी देख सकते हैं। तो एक सिंपल सी आपकी निष्कर्ष हो गया, सिंपल सा, और उसमें आपने वे फॉरवर्ड के तौर पर बुंदेलखंड पर्यटन सर्किट को, जो कि वर्तमान प्रासंगिकता को जोड़ता है, ठीक, तो ऐड हो गया। तो ये हो गया आपका निष्कर्ष, है ना। ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, ठीक। ये मॉडल आंसर के रूप में आप देख सकते हैं। हालांकि कई बच्चों ने बहुत अच्छा जो है इसका आंसर राइटिंग की है, वो भी हम देखेंगे आगे चल के। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या लिखी हुई है, ये भी जानना ज़रूरी है। अभिव्यक्ति पीसेस का प्रयास है कि आपको एक आंसर फॉर्मेट दिया जाए जिससे आप यह सीख सकें कि एक मॉडल आंसर कैसा होना चाहिए। इसका यह बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि यह मॉडल आंसर एक परफेक्ट है आंसर है, ठीक है। ये भी बात सही है, कोई भी आंसर परफेक्ट नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि इसमें सब्जेक्टिविटी है कि आपको हाफ ही मार्क्स मिलते ही ज़्यादातर 4.5 मिल रहे हैं। तो परफेक्ट को आप क्या ही समझेंगे कि क्या मार्क्स होगा जो परफेक्ट होगा। इसलिए आप इससे बेहतर भी लिख सकते हैं, आप या कोई भी स्टूडेंट इससे बेहतर आंसर लिख सकता है अपनी मेहनत से। तो इसको एकदम परफेक्ट मान के ना चले, पर हाँ, इस मॉडल आंसर से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कंटेंट क्या लिखना है, ठीक है। तो ये बात हो